हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कल हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिक था वो देखा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आज का पहला क्वेश्चन देके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा पढ़ा था हमने? हम दो वेक्टर स्पेस ले रहे थे, एक वेक्टर स्पेस V और एक वेक्टर स्पेस W। इनके बीच में हम एक लगाते थे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? हम कैसे करते थे? हम डिफाइन करते थे एक ट्रांसफॉर्मेशन जो जाता था V से लेके W, सच दैट कुछ तो भी वैल्यू दी रहती थी आपको। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? X की एक वैल्यू है, अज्यूम कर लो V पे। जैसे आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इसका जो एलिमेंट है वो आपको कहां पे मिलना चाहिए? W पे। यानी x की इमेज कहां पे फॉर्म होनी चाहिए? W पे। तो Tx कहां पे आ रहा है हमारा? W पे। तो याद रखना x की इमेज आ रही है W पे। मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं Y, इस पे मैं लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो एलिमेंट मिलेगा Ty वो कहां पे मिलेगा मेरे को? W पे। जो Y और W ये जो हमारी वेक्टर स्पेसेस है, ये ऑपरेट कहां पे हो रही है? सेम फील्ड में, है ना? वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, वेक्टर स्पेस W ओवर द फील्ड F रहता है ऐसा। अब ट्रांसफॉर्मेशन V से लेके W, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगा? इसने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली, मैं सपोज करो कि दो एलिमेंट ले रहा हूं, अल्फा और बीटा। जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V के, तो मैंने लिया अल्फा और बीटा, ये दो एलिमेंट मैंने ले लिया वेक्टर स्पेस V के लिया। अगर मैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा प्लस बीटा पे, अगर इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए T टाइम्स अल्फा प्लस T टाइम्स बीटा से, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी? आपने एक एलिमेंट लिया है अल्फा जो बिलोंग करता है V से, आपने एक स्केलर लिया है A जो किसको बिलोंग करता है? हमारे फील्ड को। और जब आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे A इंटू अल्फा पे, तो आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? A कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आना चाहिए, A टाइम्स T अल्फा। अगर ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपको ये 2 स्टेप्स में नहीं करना है, आपको 1 स्टेप में प्रूव करना है, तो हम क्या करते थे? हम लोग डायरेक्ट इसका स्केलर मल्टीपल लेते थे। स्केलर मल्टीपल मतलब मैंने दो एलिमेंट लिया अल्फा और बीटा जो बिलोंग करते थे मेरे वेक्टर स्पेस को। मैंने दो एलिमेंट लिया A और B जो बिलोंग करते थे मेरे फील्ड को। अब मैं क्या करूंगा? इनका स्केलर मल्टीपल लूंगा। A को मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा से प्लस B को मल्टीप्लाई करूंगा बीटा पे, और इस पे लगा दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसकी वैल्यू आ जाए, क्या? ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, तो आएगा A टाइम्स T अल्फा। B कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, तो क्या आएगा? T बीटा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, अगर इसकी वैल्यू आ जाए A ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा प्लस B ट्रांसफॉर्मेशन बीटा, तो मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कौन सा है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर V से V जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो गया होगा क्या करना रहता है क्वेश्चंस में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है? लेट T सच दैट R³ टू R4 यानी 3 डायमेंशनल रियल स्पेस से 4 डायमेंशनल रियल स्पेस is a linear transformation such that transformation on 1 1 3, इसकी वैल्यू दी है आपको 4 1 1 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 3 2 -2, इसकी वैल्यू दी है आपको -5 1 -3 3। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 1 -5? दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन आपको।
सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जो चीज दी हुई है उसको गिवन में लिखते हैं। तो आएगा सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है मेरे को, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। कहां से कहां पे, आर क्यूब से आर के पावर 4 तक, यानी 3 डायमेंशनल रियल स्पेस से 4 डायमेंशनल रियल स्पेस तक। यानी अगर मैं 3 डायमेंशन एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मेरे को 4 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक्स वाई जेड टी, 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा। ये दिया हुआ है हमको, क्या है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिया हुआ है कि ये टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि टी टाइम्स ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू आएंगे ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा आएगी। समझ रहे हैं यहां तक। और एक चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है, सच दैट। किस तरीके से दिया हुआ है, टी ऑफ 1 1 3, इसकी वैल्यू क्या आएंगी 4 1 1 1, एंड टी ऑफ 3 2 -2 इज इक्वल टू -5 1 -3 3। अगर आप कल का लेक्चर देख के आ रहे, पिछला लेक्चर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू काय की होगी हमारी अल्फा की, ये काय की हो गई बीटा की हुई। तो अल्फा मिल गया हमको, बीटा मिल गया है ना। यहाँ पे देखो टी अल्फा टी बीटा है, तो ये हमारी काय की वैल्यू है, अल्फा और बीटा की है। तो ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू रहती है, इससे मैं क्या बनाता हूं, एक सेट बनाता हूं। तो अपन लिखेंगे लेट एस बी अ सेट जिसके 2 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 3 अल्फा की वैल्यू, और दूसरा 3 2 -2 जो है मेरी बीटा की वैल्यू। आ गया। फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3 आ रहा है, आ रहा है, लेकिन 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन टेबल में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। ये भी टॉपिक कल समझाया था आपको। यहाँ पे 1 1 3 है, अगर यहाँ पे 3 2 -2 के जगह जो नंबर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता, 3 3 9, तो जैसे ही मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, दोनों एक दूसरे के टेबल में आए थे। तो ये दोनों कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन देखो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम, सब नंबर सेम आ रहे क्या, नहीं आ रहे। तो ये कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ऐसे से आप लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस 2 नंबर्स के लिए, यानी 2 जो वैल्यूज है उसके लिए चेक कर सकते हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं क्लियरली लिख के, या तो फिर मैंने आपको बोला था आप लेके वैल्यूज पूरा प्रूव करो कि ये दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप लिखेंगे क्लियरली, क्या है आपका 1 1 3 एंड 3 2 -2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आ रहा है ये 1 1 3 और 3 2 -2, ये कैसे आ रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखिए जो आर क्यूब है वैल्यू, यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस है, और यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये इसका बेसिस फॉर्म करेगा, नहीं लिख सकते। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम ये 2 नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते कि नहीं बना सकते। हम बेसिस क्यों प्रूव करते, हम बेसिस इसलिए प्रूव करते ताकि, क्योंकि हमको मालूम बेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी रहती, लीनियर इंडिपेंडेंस साथ साथ स्पैनिंग। क्योंकि अगर वो स्पैन करता है, स्पैन करेगा तो स्पैन करने के लिए क्या रहता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होना जरूरी है ना, ताकि हम लीनियर कॉम्बिनेशन करके लिख सके, इसके लिए हम बेसिस दिखाते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2, और जो मेरा डायमेंशन ऑफ आर क्यूब वेक्टर स्पेस का डायमेंशन वो कितना है, 3। अगर यहाँ पे 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते और डायमेंशन 3 होता तो मैं क्या लिखता, वो तीनों एलिमेंट क्या फॉर्म करते, बेसिस फॉर्म करते। लेकिन ऐसा यहाँ पे लिख सकता क्या, नहीं लिख सकता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर मैं लिख सकता हूँगा तो जो वैल्यू मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, 2 1 -5, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा किस तरीके से, a टाइम्स पहला वाला जो वेक्टर है मेरा 1 1 3 प्लस
बी टाइम दूसरा वाला वेक्टर है जो मेरा 3 2 -2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, वेयर ए एंड बी ये क्या है, आर स्केलर्स, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 -5 इज इक्वल टू ए जाके होगा मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, ए वन जा ए 3 इंटू ए 3a प्लस 3 इंटू बी 3b 2 इंटू बी 2b -2 इंटू बी -2b मिलेगा। फिर क्या होगा, 2 1 -5 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऐड होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में तो a प्लस 3b, वाई कोऑर्डिनेट ऐड होगा, वाई कोऑर्डिनेट में तो मिलेगा a प्लस 2b, z कोऑर्डिनेट ऐड होगा, z कोऑर्डिनेट में तो 3a प्लस इंटू माइनस -2b मिलेगा। तो बताइए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 3 इक्वेशन मिल रहा है। कौन कौन सा, x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, तो मेरे को क्या मिलेगा, a प्लस 3b की वैल्यू आ गई 2, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद a प्लस 2b इसकी वैल्यू आ गई 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 3, और 3a -2b इसकी वैल्यू इक्वल आ गई -5, इक्वेशन नंबर 4। आपको समझ में आ गया होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन वाला जो कंसेप्ट लगाया था ना वही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मेरे को यहाँ से कितनी इक्वेशन मिल गई, 3 इक्वेशन। इनसे मैं 2 इक्वेशन को करूंगा सॉल्व, उसकी वैल्यू पुट करूंगा तीसरी इक्वेशन में। अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो है आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आता है। ये 3 इक्वेशन थी मेरे पास, अब मैं इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ये दोनों को सॉल्व कर लो, तब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 वी गेट, क्या क्या मैंने इक्वेशन 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ऊपर आएंगे इक्वेशन 2, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। इससे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसको, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 को, जो इक्वेशन नंबर 3। जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ साइन होते हैं चेंज, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, a में से a गया, क्या बचेगा 0, प्लस 3b में से 2b गया तो क्या बचेगा b, इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, यानी यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1। ये b की वैल्यू उठा के रख दो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में, तो आप लिखोगे पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, a प्लस 3 इंटू बी, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 3 इधर गया तो -3, तो a की वैल्यू क्या आएंगे, 2 में से 3 गया तो क्या आएगा -1। आपके पास a की वैल्यू है, हाँ जी है, b की वैल्यू है, हाँ जी है। पुट करो इसको कहाँ पे, LHS ऑफ इक्वेशन 4 में। अगर इक्वल टू RHS आया तो a और b की ये वैल्यू आएगी, a और b की ये वैल्यू आएंगी, मतलब आप ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हैं, हमने लिखा है ना लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव होगा तो हमने लेट इफ पॉसिबल क्यों लिखा था, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा किससे प्रूव होगा, a और b की वैल्यू यहाँ पे LHS में रखो, इक्वल टू अगर RHS आ गया, इक्वेशन 4 को अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 4, वी गेट, क्या मिलेंगे आपको, LHS इज इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स a की वैल्यू क्या है आपके पास -2 टाइम्स b की वैल्यू क्या है 1, -3 इंटू 1 -3, -2 1 जा 2, -3 -1 कितना है -5, और वही क्या है मेरा RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल आ गया RHS से, LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी देयरफॉर a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1। ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।
इक्वेशन कौन सी 4 कर रहा है, यानी ए और बी की ये वैल्यू आपकी सही है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1, क्या है आपकी 2 1 -5 2 1 -5 इज इक्वल टू a टाइम्स प्लस b टाइम्स, पहला नंबर क्या है हमारा 1 1 3 3 2 -2 1 1 3 3 2 -2 है। लगा दो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो बताओ देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 2 1 -5 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन a 1 1 3 प्लस b 3 2 -2। आएगा ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए अब बताइए t क्या है यहाँ पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। a स्केलर है, कांस्टेंट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर तो आएगा a टाइम्स t अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 1 3 प्लस b कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 3 2 -2। समझा ना क्या किए हमने यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगाया, कौन सी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो क्या थी, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं a अल्फा प्लस b बीटा में तो इसकी वैल्यू आती है a t अल्फा प्लस b t बीटा। यहाँ पे अल्फा की जगह ये वैल्यू थी a अल्फा b बीटा, आया? तो a t अल्फा प्लस b t बीटा आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपके पास कोई वैल्यू है क्या? हाँ जी है, t ऑफ 1 1 3 मेरे को दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं 1 1 3 में लगाऊंगा तो क्या मिलेगा 4 1 1 1, तो यहाँ पे आ गया 4 1 1 1 प्लस b टाइम्स, ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लगाऊंगा 3 2 -2 में, 3 2 -2 में, तो क्या मिलेगा -5 1 -3 3, तो -5 1 -3 3। ये क्या से आया वैल्यूज, गिवन है जी मेरे को। अब a की वैल्यू है क्या आपके पास? हाँ है। क्या है a की वैल्यू? अभी निकाले थे आपने। a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 1, तो मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ -1 और प्लस b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1। सपना गिरा क्या मेरे को? नहीं, मैंने निकाला हूँ। a की वैल्यू है -1 एंड b की वैल्यू है 1। चलिए -1 जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या मिलेगा -4 1 जा -4 -1 1 जा -1 आएगा। और 1 से जब आप मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू चेंज होती क्या? नहीं, तो एज इट इज -5 1 -3 3। अब x कोऑर्डिनेट ऐड होगा x कोऑर्डिनेट में, तो क्या है x कोऑर्डिनेट यहाँ का -4, क्या है x कोऑर्डिनेट यहाँ का -5। y कोऑर्डिनेट ऐड होगा y कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट क्या है -1, यहाँ का क्या है +1। z कोऑर्डिनेट ऐड होगा z कोऑर्डिनेट में, z कोऑर्डिनेट क्या है -1, यहाँ का z कोऑर्डिनेट -3। t कोऑर्डिनेट ऐड होगा t कोऑर्डिनेट में, t कोऑर्डिनेट क्या है -1, यहाँ पे क्या है +3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बस अब सॉल्व कर लीजिए। क्या आएंगी वैल्यू? -4 -5 -9 -1 + 1 0 -1 -3 -4 -1 + 3 कितना आएगा? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या है ये आंसर? t ऑफ 2 1 -5, तो t ऑफ 2 1 -5 वैल्यू क्या आएंगी? -9 0 -4। ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या अलग था? ये क्वेश्चन में हमारा बेसिस फॉर्म नहीं हो रहा था, है ना? नहीं तो इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस देखे थे, जैसे सेट टेस्ट था, फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। क्यों होता था बेसिस फॉर्म? देखो यहाँ पे डायमेंशन कितना आ रहा था, जो हमारा वेक्टर स्पेस था उसका 2 आ रहा था, और यहाँ पे हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट थे इसके अंदर? 2।
तो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट अगर उतना डायमेंशन हो जाए तो क्या फॉर्म करता है, बेसिस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट थे वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में हमारे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट थे, बट मेरे वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना था, 3। तो बेसिस फॉर्म करेगा क्या, नहीं। तो मैं डायरेक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ही ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नहीं। तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। कैसे, मैंने लिखा लेट इफ पॉसिबल। अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं 2 1 -5 को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना चाहूंगा ये दो वैल्यूज का, तो मैंने लिखा a टाइम्स 1 1 3 प्लस b टाइम्स 3 2 -2। यहाँ पे a और b क्या है, स्केलर। फिर मैंने इसको सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो मेरे को a और b के टर्म्स में 3 इक्वेशन मिले, इसमें से मैंने 2 इक्वेशन को किया सॉल्व। तो मैंने ये पहली और दूसरी इक्वेशन को किया सॉल्व। अब सॉल्व करने का आप तरीका कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहते तो इसको इस फॉर्म से a की वैल्यू बना सकते थे, a की वैल्यू आती 1 - 2b, फिर ये a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो भी आपको b की वैल्यू क्या मिल जाती, 1 मिल जाती। आपको जो मेथड ऐसी सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड से करना है या ऐसे सब्ट्रैक्ट करके करना है, जो भी मेथड आपको ईजी लगती है वाली मेथड से करो। b मिला, a मिला। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके किया था। a और b की वैल्यू को मैंने पुट किया LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 4 में। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो मैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता क्या, नहीं लिख सकता। याद है ना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट करके आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने LHS इक्वल टू RHS प्रूव करा कि मैंने LHS में प्रूव किया, a की वैल्यू -1 डाला, b की वैल्यू 1 डाला, इक्वल टू RHS आ गया। क्योंकि LHS इक्वल टू RHS था करके इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी आप a की वैल्यू और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से लिखा लेट इफ पॉसिबल वाला। 2 1 -5 को मैंने लिखा था a टाइम्स पहला वेक्टर प्लस b टाइम्स दूसरा वेक्टर लिखा था। मैंने इस पे क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन लगा, अगर राइट में नहीं लगाऊंगा तो बुरा मान जाएगा, तो मैंने राइट हैंड साइड में भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। मेरे को दिया हुआ है t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन a अल्फा प्लस b बीटा, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, a t अल्फा आता है a t अल्फा प्लस b t बीटा आया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 1 3 इसकी वैल्यू दी हुई है मेरे को क्या, 4 1 1 1। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 3 2 -2 ये भी दी हुई है, कितना, -5 1 -3 3। मैंने सब्स्टिट्यूट किया, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इनको सॉल्व किया। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिला मेरे को मेरा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी था क्वेश्चन, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक टाइप के क्वेश्चन देखते हुए चले, ताकि आपके मार्क नहीं कटे। कुत्ता भी घुमा के वो पूछने की कोशिश करे तो भी। जैसे देखिए, अब ये एक और अलग टाइप का क्वेश्चन, इज देयर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t r cube 2r square such that transformation on 103 is equals to 1 1, transformation on -20 -6 is equals to 2, 1। क्या पूछ रहा है, इज देयर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है ये लीनियर है कि नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। कैसे करते, जो चीज़ दी हुई है उसको लिखिए पहले। तो आप लिखेंगे हियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है r क्यूब से r स्क्वायर में, किस तरीके से, सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 103 इसकी वैल्यू है 1, 1। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन -20 -6 इसकी वैल्यू है 2, 1। हमको बताना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। क्या करते, सबसे पहले t अल्फा t बीटा, तो मेरे को मालूम ये काय की वैल्यू हो गई, अल्फा की, ये काय की वैल्यू हो गई, बीटा की। अल्फा और बीटा की वैल्यू से मैं क्या लिखता हूँ, सेट s लिखता हूँ। तो आप लिखेंगे लेट सेट s
एक सेट हो जिसमें पहली वैल्यू अल्फा है जो है 1 0 3, दूसरी वैल्यू बीटा है जो है -2 0 -6। ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो देखो है क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे ब्रैकेट को, -2 को मल्टीप्लाई करो, -2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो -2 1 जा -2, -2 0 जा 0, -2 3 जा -6। ये वैल्यू को जब आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपको दूसरी वैल्यू मिल गई। तो ये दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है, यानी कैसे हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, है ना। तो अब आप इसको आगे इस मेथड से सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते। यानी आपको समझ में आ गया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना। ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं है ना। तो फिर इसका हम लोग कैसा कॉम्बिनेशन बना के आगे की वैल्यूज को लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अब इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो हम बोलेंगे कि लेट इफ पॉसिबल, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या बने? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बने, क्योंकि हमको मालूम कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा करके हम क्या बोल रहे हैं? लेट इफ पॉसिबल टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल दिया मैंने? अगर पॉसिबल होगा तो टी को क्या बना दो? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना दो। तो अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रही है? मैंने अभी देखा ना, इस वैल्यू को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वैल्यू मेरे को मिल रही है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ इस वैल्यू पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन -2 0 -6, इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी? अब आप देखो, -2 से अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू मिल रही थी, तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ? -2 टाइम्स 1 0 3 लिख सकता हूँ। अभी हमने देखा था -2 से जब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, -2 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। तो मैंने अभी तक क्वेश्चन को चेंज किया क्या? नहीं किया। मैंने क्या लिया हूँ? टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसने एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? हम लोगों ने पढ़े थे ना, दो कंडीशन, कि अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए? टी अल्फा प्लस टी बीटा आना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि टी ऑफ ए अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ए टाइम्स टी अल्फा, है ना। यानी जो कांस्टेंट वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आनी चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? -2, तो -2 आएंगी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, तो आएगा टी ऑफ 1 0 3। ये काय की वैल्यू आई? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -2 0 -6 आई। रीजन सिंस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिया हुआ है ऐसा आपको, तो चलिए आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो क्या मिलेगा आपको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -2 0 -6 दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -2 0 -6 क्या है वैल्यू? 2, 1। ये इक्वल आएगा किससे? -2 टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 3, ये दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। कितना? 1, 1। तो क्या मिला? 2, 1 इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, -2 1 जा -2, -2 1 जा -2। अब आप एक चीज बताओ, 2 कभी -2 से इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 कभी -2 से इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये कब आया? जब आपने बोला कि टी अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ऐसा होगा। जब ये पॉसिबल नहीं है, यानी क्या पॉसिबल नहीं है? कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो आप देंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप ऐसा घुमा के पूछ लिया तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या किया हमने वाले क्वेश्चन में? थोड़ा गौर से देखो, क्या पूछा था हमसे? हमसे पूछा था बताइए कि यहाँ पे जो ये टी दिया हुआ है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है।
टी को कैसे डिफाइन किया, आर क्यूब से आर स्क्वायर सच दैट टी ऑफ 103 इज इक्वल टू 11, टी ऑफ -20 -6 इज इक्वल टू 2,1 दिया हुआ था ऐसा। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, कहाँ से कहाँ तक था, आर क्यूब से आर स्क्वायर सच दैट जो भी दिया हुआ था उसको एज इट इज लिख दिया। क्या रहती है हमारी पहली स्टेप, हमको मालूम टी जिस पे भी लग रहा है पहली वैल्यू रहती है अल्फा की और दूसरी वैल्यू रहती बीटा की, और ये अल्फा और बीटा को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक सेट एस बनाते हैं। तो सेट एस क्या आएगा, पहली वैल्यू अल्फा 103, दूसरी वैल्यू बीटा -20 -6। एस के जो एलिमेंट है वो कैसे आने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट आने चाहिए। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 दिख रहा था, यहाँ पे 1 दिख रहा था, मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 1 जा -2 -2 0 जा 0 -2 3 जा -6। यानी जब मैं ये पहले अल्फा को -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो मेरे को काय की वैल्यू मिल जा रही है, बीटा की। तो ये दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए क्या, नहीं हुए, यानी कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा क्या, नहीं बनाएंगे। मतलब अब मैं डायरेक्ट थोड़ी लिख सकता कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा, है ना। 5 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा तो मैं डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता। तो मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ऐसा अज्यूम करके इसको डिस्प्रूव करूंगा, है ना। मेरे को मालूम कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकता हूँ तो बना ले। तो मैंने लिखा लेट इफ पॉसिबल टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर बना सकता हूँ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। अब क्या करूंगा, जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रही है ना उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन -20 -6। अब मेरे को मालूम -20 -6 कब मिलता, जब मैं -2 से पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करता। तो मैंने इसको लिखा -2 टाइम्स अल्फा, लिखा तो -2 1 जा -2 -2 0 जा 0 -2 3 जा -6। कुछ भी चेंज किया क्या, नहीं किया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लिखा हूँ ऐसा। अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए कि टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आनी चाहिए टी अल्फा प्लस टी बीटा आनी चाहिए, और दूसरा टी ऑफ ए अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए ए टी अल्फा, जहाँ पे ए क्या है, स्केलर यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे -2 क्या है, एक स्केलर है, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आएगा -2 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 103। ये क्या की वैल्यू है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -206। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -206 दिया हुआ है क्या आपको, हाँ जी दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -206 कितना है, 2,1 इज इक्वल टू -2 टाइम -2 टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 106। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 106 क्या दिया हुआ है, सॉरी 103 क्या दिया हुआ है, 1,1, तो इसकी जगह आ गया 1,1। तो -2 1 जा -2 1 जा -2। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट रहता, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट रहता है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2, यहाँ पे क्या है -2, इक्वल है क्या, नहीं है, लेकिन साइन कौन सा है, इक्वल टू का। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जो आपने अजम्पशन लेट इफ पॉसिबल लिखा था वो सही है क्या, नहीं। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पॉसिबल नहीं है, तो टी क्या होगा, इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझा, इजी है। अरे समझ रहा है, ऐसा दिमाग लगाना तो आ जाएगा। कुछ भी हार्ड है क्या उसमें, नहीं, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर रखना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सेम मेथड सेम स्टेप्स हर इसमें फॉलो करते जाए, तो जहाँ पे भी कुछ भी चेंज आता है तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, तो हमको कौन सी स्टेप यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं दी रहे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाला, लेट टी आर स्क्वायर to r square be a linear transformation such that t of 1,1 is equals to 1,3, t of -1,1 is equals to 3,1. Find t of a, b for any a, b belongs to r square.
यानी यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकालना है, ए और बी की वैल्यू कुछ दी हुई है क्या? नहीं, आपको निकालना है टी ऑफ ए कमा बी, यानी एक जनरल आंसर निकालना है कि आप ए और बी की वैल्यू पुट करो और आपको आंसर मिल जाए, ऐसी वैल्यू निकालना है। तो मेथड कुछ भी चेंज नहीं होगी, अभी तक जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? जो चीज दी हुई है उसको लिखेंगे। हियर क्या दिया हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर भी लिख सकता था वो, सच दैट किस तरीके से? टी ऑफ 1,1 इज इक्वल टू 1,3, टी ऑफ -1,1 इज इक्वल टू 3,1। आपको क्या कर लीजिए? टी ऑफ ए कमा बी की वैल्यू चाहिए, जहां पे ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे? हमको मालूम जो भी टी के साथ दिया हुआ है, पहली वैल्यू काय की रहती है? अल्फा की, दूसरी वैल्यू काय की रहती है? बीटा की, और अल्फा बीटा को मैं किस में लिखता हूं? एक सेट एस में। तो आप लिखेंगे लेट एक सेट एस बना लेते हैं, जिसका पहला एलिमेंट है अल्फा जो है 1,1, दूसरा एलिमेंट है बीटा जो है -1,1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। अब यहाँ पे देखो 1 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 -1, -1 है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो ये दोनों कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप देखेंगे क्लियरली 1 1 एंड -1,1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। कैसे करते मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया अच्छे से, और इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव किया। इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो प्लस इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 0 लो। यहाँ पे जो स्केलर लिए उनकी वैल्यू 0 आएंगे, ऑल स्केलर आर इक्वल टू 0 करके ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझा? तो देयरफॉर सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आप एक चीज देखिए, जो हमको वेक्टर स्पेस दी हुई है वो क्या दी हुई है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा? 2, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ऑल्सो डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2। डायमेंशन की वैल्यू है 2। आपके एस के अंदर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है? 2। दोनों अगर इक्वल हो जाए तो सेट एस क्या फॉर्म कर देगा? बेसिस फॉर्म कर देगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट एस जिसकी वैल्यू है 1,1 -1,1, ये क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। क्योंकि सेट एस क्या फॉर्म कर रहा है? बेसिस फॉर्म कर रहा है। तो आप हर एक एलिमेंट आर स्क्वायर का क्या लिख सकते हो? एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर every element of R square can be expressed भी लिख सकते हो, या तो डिफाइंड भी लिख सकते हो। कैन बी एक्सप्रेस्ड या डिफाइंड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। अब कैसा लिख सकते हैं इसको? एलिमेंट ऑफ सेट एस का किसी भी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। और आप एक चीज बताइए, ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर स्क्वायर को। तो सिंस ए कमा बी ये एलिमेंट है आर स्क्वायर के। क्यों है? दो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मतलब कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। तो क्योंकि ये एलिमेंट है आर स्क्वायर का, तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। किसको एक्सप्रेस कर सकता हूं? ए और बी को। कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करता हुआ, है ना। अब यहाँ पे ए और बी आप ऑलरेडी ले चुके, तो स्केलर में लिख सकते क्या? नहीं। तो मैं सी ले लेता हूँ पहला स्केलर, डी ले लेता हूँ दूसरा स्केलर, और यहाँ पे क्या आएगा? एलिमेंट ऑफ एस। एलिमेंट ऑफ एस लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला पहला क्या है? 1 1।
और दूसरा क्या है -1 है, 1 1 और -1 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? वेयर C and D आर स्केलर्स। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये चीज समझ रही है? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए क्या मिलेंगे यहाँ से आपको, a, b ये इक्वल हो जाएगा, c मल्टीप्लाई होगा 1 से तो c प्लस d मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -d, d मल्टीप्लाई होगा 1 से तो d, x कोऑर्डिनेट ऐड होगा x कोऑर्डिनेट में, तो क्या मिलेगा c प्लस इंटू माइनस माइनस d आएगा, y कोऑर्डिनेट ऐड होगा y कोऑर्डिनेट में आएगा c प्लस d आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, तो आपको c माइनस डी की वैल्यू क्या मिलेंगी a, y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y कोऑर्डिनेट से, तो c प्लस डी की वैल्यू क्या मिलेगा b। इसको दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दो इक्वेशन नंबर 3। अब c और d क्या है, स्केलर्स, इनकी तो वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे c माइनस डी है, यहाँ पे c प्लस डी है, दोनों को कर दो ऐड, तो आप करेंगे ऐड इक्वेशन 2 and 3 we get। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, c माइनस डी इज इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, c प्लस डी इज इक्वल टू b। दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो c ऐड होगा c में, तो मिला 2c माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो आ गया 0 इज इक्वल टू a प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ तो राइट हैंड साइड भी ऐड होगा। यहाँ पे 2c की वैल्यू क्या मिली, a प्लस बी, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, c की चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो c की वैल्यू क्या आएंगी a प्लस बी बाय। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये c की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, तो पुट c इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, c प्लस डी, c की जगह क्या आ गया a प्लस बी बाय 2 प्लस d इज इक्वल टू b। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, d की चाहिए, तो b, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, यहाँ पे प्लस a बाय 2 इधर गया तो माइनस a बाय 2, यहाँ पे प्लस b बाय 2 इधर गया तो माइनस b बाय 2। तो बताइए d की वैल्यू क्या आएंगी, b में से b बाय 2 गया तो क्या बचेगा b बाय 2 माइनस a बाय 2 आएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, d इक्वल टू b माइनस ए बाय 2। मिल गई है वैल्यू, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपके पास b की भी वैल्यू है, आपके पास c की भी वैल्यू, यानी आपके पास दोनों स्केलर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, किस पे, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 a कमा b इज इक्वल टू c टाइम्स 1 कमा 1 प्लस डी टाइम्स -1 कमा 1 है शायद, है ना, हाँ -1 कमा 1 लगा दो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन a कमा b इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन c 1 कमा 1 प्लस d -1 कमा 1 आएगा। t क्या है यहाँ पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सिंस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अच्छे से लिख दूं, सिंस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a t अल्फा प्लस बी टी बीटा, यानी जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आना चाहिए, तो क्या मिलेगा, c कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगेगा 1 कमा 1 में, d कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगेगा -1 कमा 1 में, तो बताओ क्या मिलेगा, c टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 कमा 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 कमा 1 की वैल्यू दी है कितनी 1 कमा 3, इसके जगह आ गया, अरे यार इसके जगह आ गया 1 कमा 3 प्लस डी टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन -1 कमा 1 कितना दिया हुआ है 3 कमा
1 दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? रीजन क्या आएगा? गिवन दिया हुआ है हमको। सी की वैल्यू अभी आपने निकाला, क्या थी सी की वैल्यू? a प्लस बी बाई टू, तो सी की जगह आ गया a प्लस बी बाई टू। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये मल्टीप्लाई होंगे किससे? 1,3 से। प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी? b माइनस ए बाय टू आई थी। देखिए d की वैल्यू क्या थी? b माइनस ए बाय टू, तो मैं d की जगह क्या लिख सकता हूँ? b माइनस ए बाई टू। आया? ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 3,1 से। आ गया? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी बाई टू पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या मिलेगा? a प्लस बी बाय टू। a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 इंटू ए 3 प्लस 3 इंटू बी 3b बाय प्लस b माइनस ए मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या मिलेगा? 3b माइनस 3a बाय b माइनस ए बाय टू मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या मिलेगा? b माइनस ए बाय, क्या होता? x कोऑर्डिनेट ऐड होता है x में। तो चलिए x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे अब हम लोग x में। क्या है x कोऑर्डिनेट? a प्लस बी बाई टू 3a माइनस 3 बाय टू। चलिए x कोऑर्डिनेट ऐड होगा x कोऑर्डिनेट में, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो मैंने कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया। y कोऑर्डिनेट ऐड होगा y में। क्या है पहले वाले का y कोऑर्डिनेट? 3a प्लस 3b। दूसरे वाले का प्लस b माइनस ए। दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है? 2, तो सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2, है ना? जब भी कॉमन डिनोमिनेटर रहता है तो आप डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बताइए क्या मिलेगा? a माइनस 3a कितना हो गया? माइनस 2। b प्लस 3b कितना हो गया? प्लस 4b बाय 2। 3a माइनस ए कितना हो गया? 2a। 3b प्लस b कितना हो गया? 4b बाय, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, हाँ जी आते हैं। तो क्या मिलेगा? 2 माइनस 2 कितना आएगा? माइनस ए। यहाँ पे प्लस 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। आया? समझा? 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा? माइनस है। 2 के टेबल में 4 है ना? 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 जार 4। तो क्या है आंसर? माइनस ए प्लस 2b, a प्लस 2b। तो देयरफॉर t ऑफ a कमा b की वैल्यू आई है माइनस ए प्लस 2b a प्लस 2b। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होंगे। क्वेश्चन आसान था, सेम मेथड से गए, बस यहाँ पे आपको वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी क्या? नहीं, वैल्यू थोड़ा सा घुमा फिरा के दी हुई थी। घुमा फिरा के इन द सेंस आपको डायरेक्टली यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई थी, 2 वेरिएबल दिए हुए थे a और b, और आपको यहाँ पे t ऑफ a और b की वैल्यू निकालना। समझे? क्वेश्चन ईजी है, पूरी मेथड सेम जा रही। इससे पहले जो आपने शुरुआत का पहले दिन में भी क्वेश्चन देखे थे वही मेथड है, कुछ भी नया है क्या इसमें? तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, और उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चंस फिर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, तो पहला जो आपको अब आगे वाला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने के लिए आना चाहिए, वो है कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आना चाहिए पहली चीज आपको? कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है डेफिनेशन इसकी? लेट टी वेक्टर स्पेस P से लेके वेक्टर स्पेस W बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then kernel of T डिनोटेड बाय, इसको आप कैसे लिख सकते? कर टी, यानी के ई आर और टी इज कर टी इज इक्वल टू एक्स
which belongs to V such that t of x is equals to 0। और क्या याद रखना है इसमें, कर्नल t is also called null space of t, that is null t। क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ और बोल रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो V से लेके W पे लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहना चाहिए, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहना चाहिए। तो V के अंदर कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट होंगे, सपोज कर लो X एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद W में जो वैल्यू आती है वो आती है 0। क्या आती है W में वैल्यू, 0। वो रहता है हमारे एलिमेंट किसके, कर्नल T के। मतलब X की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो Tx की वैल्यू है, यानी जो उसकी इमेज बने W में, उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब भी ऐसे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आंसर आ रहा है 0, जैसे यहाँ पे y है, y पे भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो उसका भी आंसर कितना आ गया, 0। तो ये x और y किसके एलिमेंट हो जाएंगे, t के। सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट है z, जिसपे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, उसका भी आंसर आ गया 0। तो x y z ये सब के सब किसके एलिमेंट हो जाएंगे, कर्नल t के। कर्नल t को ही हम क्या बोलते हैं, नल स्पेस ऑफ t, डिनोटेड बाय नल t। तो चाहे आपको कर्नल t बोले या तो फिर आपको बोले नल स्पेस ऑफ t, आपको क्या देखना है, ऐसी वैल्यू जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आंसर आए 0। क्या याद रखना है, कर्नल t पे वो एलिमेंट आते हैं जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आंसर आए 0। लिखना है गाउठी में तो लिख लो, कर्नल t में वो एलिमेंट्स आते हैं जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू आए 0। मतलब अगर x एलिमेंट है मेरे वेक्टर स्पेस V का और Tx की वैल्यू आ जाए 0, तो ये एलिमेंट कहाँ पे आ जाएगा, मेरा कर्नल T पे आएगा। तो कर्नल T में आप x की वो वैल्यूज लिखते हैं जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आंसर आ जाए 0। समझा, पक्के में समझा। ये कंसेप्ट आने चाहिए। हाँ, आगे जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे वो इसी पे डिपेंड करेंगे। अगर ये नहीं समझा फिर आगे जाके पूरा काम ही तमाम हो जाएगा। नेक्स्ट वो है आपका रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब रेंज क्या होता है, लेट T वेक्टर स्पेस V से लेके वेक्टर स्पेस W बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then range of T denoted by RT से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, रेंज ब्रैकेट में T is range T is equals to Tx for every x belonging to
v। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे आपके पास वेक्टर स्पेस है v, यहाँ पे आपके पास वेक्टर स्पेस है w है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे होंगे इस पे आप क्या लगा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कैसा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये पहला एलिमेंट था, इसकी कुछ ना कुछ इमेज बनी होंगी यहाँ पे, है ना। सपोज ये x था तो यहाँ पे इमेज आई होंगी tx, ये y था यहाँ पे इसकी इमेज आई होंगी ty, यहाँ पे z था इसकी इमेज आई होंगी tz। ऐसे जितने एलिमेंट होंगे कुछ ना कुछ क्या बन रहे होंगी, इमेज बन रहे होंगे। तो ये जो इमेजेस बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो हर एक x के लिए कुछ ना कुछ tx की वैल्यू आ रही होंगी, तो ये जो tx की वैल्यूज है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज ऑफ t क्या रहता है, डिनोटेड बाय tx फॉर x बिलोंग्स टू v। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। नेक्स्ट जो है आपके लिए, जो आपको याद रखना है वो है rank of a linear ट्रांसफॉर्मेशन। अब रैंक की डेफिनेशन लिखिए, लेट टी वेक्टर स्पेस V से लेके वेक्टर स्पेस W बी अ लीनियर transformation, then rank of t denoted by रैंक लिखो और ब्रैकेट में लिख दो t is rank t is equals to dimension of रेंज ऑफ टी। मतलब अगर आपको रैंक निकालना है आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके जो रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। रेंज में जितने भी आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट आ रहे हैं वही हमारा क्या होगा, डायमेंशन होंगे, यानी डायमेंशन ऑफ रेंज टी। ये का इक्वल होंगी रैंक ऑफ टी की। तो क्या याद रखेंगे, रैंक ऑफ टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज टी। ये सब चीजें आपको याद करना है, क्योंकि याद होगा तो ही आप चीजें लिख पाएंगे। जो क्वेश्चंस आगे अटेम्प्ट करेंगे वो इन्हीं के ऊपर बेस होने वाले। तो याद रखेंगे रैंक टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज टी। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी क्या रहता है, टी एक्स की वैल्यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी रहता है। और नेक्स्ट जो आपको आना चाहिए वो है नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, लेट टी इज वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस W बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन nullity of T denoted by nullity T is कैपिटल N लिखना है, nullity T is equals to dimension of null T is equals to dimension of कर्नल टी। क्या कह रहा है, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है।
हम लोगों ने अभी देखा जब हम कर्नल निकालते हैं, कर्नल को ही हम क्या बोलते हैं, हम कर्नल ऑफ टी को ही बोलते हैं नल स्पेस डिनोटेड बाय नल ऑफ टी बोलते हैं। तो जब भी आपको निकालना है नलिटी ऑफ टी निकालना है तो आप क्या देखेंगे, कर्नल का डायमेंशन कितना है। तो जिनको मालूम है कि कर्नल ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, नल टी बोलते हैं, तो उनको यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा कि नलिटी जब आपको निकालना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल यानी डायमेंशन ऑफ नल टी देखना पड़ेगा। और लास्ट चीज जो आपको याद रखना है वो है रैंक नलिटी थ्योरम, जिसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन थ्योरम। तो आप चाहे तो रैंक नलिटी थ्योरम बोलो चाहे डायमेंशन थ्योरम बोलो, दोनों का मतलब होता है सेम। क्या है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस लेट टी वी से लेके डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन if V is a finite dimensional vector space, then ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी। तो रैंक नलिटी थ्योरम या डायमेंशन थ्योरम में आपको क्या याद रखना है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी की वैल्यू आती है डायमेंशन ऑफ बी से। क्या याद रखना है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, इसकी वैल्यू इक्वल आती है डायमेंशन ऑफ बी से। इतनी चीज़ें आपको आपका नेक्स्ट लेक्चर करने के पहले याद होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, पहली तो जो चीज़ मेरे को याद होनी चाहिए वो है कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं बोलता हूँ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ अल्फा प्लस बीटा पे, तो इसकी वैल्यू नीचे टी टाइम्स अल्फा प्लस टी टाइम्स बीटा से फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। जहाँ पे मैंने टी को कैसा डिफाइन किया हुआ, टी को डिफाइन किया हूँ वी से लेके डब्ल्यू, वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस डब्ल्यू पे। दूसरी जो कंडीशन इसने सेटिस्फाई करना चाहिए, टी टाइम्स ए अल्फा की वैल्यू नीचे ए टी अल्फा, ए कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, जहाँ पे ए जो एलिमेंट है ये किसका है, फील्ड का, और जो आपका अल्फा एलिमेंट है वो किसका है, वेक्टर स्पेस वी का। ये दो चीजें प्रूव करने के बजाय मैं चाहूँ तो एक सिंगल चीज प्रूव करके भी इसको प्रूव कर सकता हूँ। क्या प्रूव करना है, अल्फा बीटा दो एलिमेंट ले लो वेक्टर स्पेस के, और ए और बी दो एलिमेंट ले लो फील्ड के, और इसका ले लो लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी ए टाइम्स अल्फा प्लस बी टाइम्स बीटा, और इस पे लगा दो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ए कांस्टेंट बन के ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आ जाए, ए टी अल्फा मिल जाए, प्लस बी बाहर आ जाए, बी टी बीटा मिल जाए, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो टी ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। ये चीज़ पढ़े, इसके ऊपर हमारा पिछला लेक्चर भी पूरा डिपेंडेंट था। उसके बाद जो हमको चीज़ें याद रखनी है वो कौन कौन सी है, पहली जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो है कर्नल टी। क्या याद रहना चाहिए, कर्नल टी। कर्नल टी को ही हम क्या बोल सकते हैं, नल टी भी बोल सकते हैं। कर्नल टी नल टी क्या है, आपके पास वेक्टर स्पेस V है, आपके पास वेक्टर स्पेस W है, इस पे आप लगा रहे हो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होंगी। सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी है जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे पूरे एलिमेंट के जो सेट रहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कर्नल टी। कर्नल टी क्या है, x की ऐसी वैल्यूज। कौन से x की वैल्यू, x कहाँ पे, V में,
सच दैट कि इस पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए 0। तो क्या है, x ऐसे एलिमेंट है v के जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो इमेज बन रही है w पे, उस पे आंसर क्या आ रहा है 0। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब x पे लगा तो आंसर क्या आ गया 0। तो कर्नल t में वो एलिमेंट्स आएंगे जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आपको आंसर क्या मिले 0। तो ये कर्नल t से रिलेटेड बाद में मास्टर ने कुछ पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमको? नलिटी। क्या पढ़ा? नलिटी टी। नलिटी टी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, या तो डायमेंशन ऑफ नल टी। ऐसा याद रखोगे तो कनेक्ट करने में आपको आसानी होगी। यानी आप जितना डायमेंशन निकालोगे, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स यहाँ से निकाल पाओगे आपके कर्नल टी से, कर्नल टी का जितना भी आपका डायमेंशन आए, जितना कर्नल टी का डायमेंशन आएगा वो का की वैल्यू रहेंगी हमारी नलिटी टी की रहेगी। और कर्नल टी को हम क्या बोलते हैं? नल टी। तो डायमेंशन ऑफ नल टी, ये क्या की वैल्यू रहेंगी नलिटी टी की। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? उसके बाद कुछ पढ़ाया क्या मास्टर ने? हाँ जी पढ़ाया हमको। क्या पढ़ाया? रेंज। तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज टी। रेंज टी की वैल्यू क्या रहती? अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू थी, मैंने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, दूसरा बना लेता हूँ। ये है v, ये है w। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहला एलिमेंट था उसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कुछ वैल्यू मिली होंगी। दूसरा एलिमेंट था उसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कुछ वैल्यू मिली होंगी। तीसरा एलिमेंट था उसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कुछ वैल्यू मिली होंगी, है ना। तो x था, y था, z था, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद tx मिला, ty मिला, tz मिला, है ना। यानी यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो जा रही है उसकी कुछ ना कुछ इमेज बन रही है। तो रेंज t का मतलब क्या होता है? आपको देखना है कितनी इमेजेस बन रही है। इमेज किस में बनती है? w पे। w पे कौन से एलिमेंट आते हैं? जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा है। तो रेंज t की वैल्यू क्या होती है? tx, जहाँ पे x एलिमेंट होते हैं v के, यानी v पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, उसकी इमेज बनने के बाद जितनी वैल्यू आई वो क्या होती है? मेरी रेंज t होती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो रैंक ऑफ t, ये क्या होगा? डायमेंशन ऑफ रेंज t। रैंक ऑफ t क्या होगा? डायमेंशन ऑफ रेंज t। यानी आप जो रेंज t निकाले उसका डायमेंशन निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा? रैंक ऑफ t मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? यानी इसके बेसिस पे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, स्पैन करे तो बेसिस फॉर्म करेगा। बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ रेंज टी की वैल्यू क्या होगी? रैंक ऑफ टी होगी। अब रैंक हो गया, नलिटी हो गया। तो इसके ऊपर हमने एक थ्योरम पढ़ा जिसका नाम था रैंक नलिटी थ्योरम। और रैंक नलिटी थ्योरम को ही हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन थ्योरम। क्या है रैंक नलिटी थ्योरम या डायमेंशन थ्योरम? आप ये दोनों को ऐड करो। किनको? जो आपका नलिटी टी है और रैंक ऑफ टी है। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v। क्या है रैंक नलिटी थ्योरम? जब आप रैंक ऑफ t को ऐड करते हैं किस पे? नलिटी t में, तो आपको क्या मिलना चाहिए? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v। यानी जिस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं उसका डायमेंशन मिलना चाहिए। क्या हो गया? रैंक नलिटी थ्योरम। तो नलिटी टी किस पे डिपेंड करता है? कर्नल टी पे। नलिटी टी की वैल्यू होती है डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। कर्नल टी को हम क्या बोलते हैं? नल टी बोलते हैं। रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी किस पे डिपेंड करता है? रैंक ऑफ टी डिपेंड करता है रेंज ऑफ टी पे। मतलब जो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी होता है वो क्या होता है मेरा? रैंक ऑफ टी होता है। रेंज क्या होता है? टी एक्स की वैल्यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी। कर्नल टी क्या होता है? ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आपको आंसर मिल जाए 0। उम्मीद है इतनी चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी। 2-3 बार पढ़ो, थोड़ा सा रट्टा मारो, रिवाइज करते जाओ। नेक्स्ट लेक्चर के पहले ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। तो हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चलिए टेक केयर।